हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू ऑल इन आर कम बैक सीरीज। अब हमने देखो बेटा एसएसटी में ज्योग्राफी में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब हमारा वो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है, विद क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप लोगों के लिए सब कुछ रेडी हो गया उस चैप्टर से कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से हर टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। ठीक है, तो मैं आपकी सोशल साइंस टीचर गीतांजलि सक्सेना आज आपके लिए लेकर आए हैं 2 और चैप्टर्स, और वो है फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज। ओके, तो फिर आज बेटा क्लास में हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स एंड वाटर रिसोर्स ये दोनों ही चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। थ्योरी पार्ट हमने पढ़ लिया है, अब हमको इन चैप्टर्स को, देखो प्रॉब्लम क्या आती है ना बच्चों के साथ, थ्योरी सब्जेक्ट है, आपने बुक रीड कर ली, आपने पूरा चैप्टर समझ लिया, पर हमें ये समझ नहीं आता पढ़ते टाइम कि आखिर कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए ना इस हमारे सब्जेक्ट में सोशल साइंस में हम लोगों को ना क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंग पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फाइनली एग्जाम में तो क्या अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करने। तो हमको ये बात समझ आनी चाहिए कि कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, हमें उस क्वेश्चन के आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि हर बार बोला जाता है कि कीवर्ड्स लिखो, ठीक है, कीवर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए। तो कीवर्ड्स आखिर होते क्या हैं, वो सारी चीज़ें आज के हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप सब रेडी हो? ओके, तो आप लोगों की एनर्जी को देख के लग रहा है कि हाँ भाई आज तो सारे बच्चे ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले। क्लियर? अब देखो इस चैप्टर्स में क्या है कि अभी तक हम देखें तो हमारे जो प्रीवियस ईयर्स हैं, अगर 2023 देखो, 2024 देखो, 2025, इन दोनों चैप्टर्स में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मतलब 5 मार्क्स क्वेश्चन नहीं आए, या तो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाटर रिसोर्स में से मैप आपसे पूछा जाता है, तो पर इसका मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि अभी तक नहीं आए तो अब भी नहीं आएंगे, क्या पता इस बार आ जाए, आप लोगों के 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाए, 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन जाए। तो इसीलिए हम पूरे चैप्टर्स को, मतलब दोनों ही चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कवर करने वाले। अब आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है फॉरेस्ट। बेटा इतना इजी चैप्टर है ना, इसमें आपको बहुत कम ऐसे टॉपिक्स हैं जो कवर करने, ठीक है, कि कैसे हमें फॉरेस्ट कंजर्व करना है, क्या कंजर्वेशन के मेथड्स हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब ज़्यादा कुछ बहुत टफ तो आपके है ही नहीं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, अपना जो चैप्टर है बहुत ईजी है, आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा, आपको लर्न करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, बस आपका काम है ध्यान से पढ़ना। तो सबसे पहला जैसे हमारा क्वेश्चन आया, राइट 4 मेजर रीजंस फॉर द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर। देखो हम यहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स पढ़ने वाले, तो हमें ये समझना है कि हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अपन ने रिसोर्स को पढ़ा तो सबसे पहले हमने मीनिंग पढ़ा, हमने उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी, फिर हमने उसका मतलब किस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वो पढ़ा, कंजर्वेशन मेथड्स पढ़े। तो सेम इसी तरीके से हमें फॉरेस्ट और वाटर को भी कवर करना। यहाँ पे क्या है कि देखो ह्यूमन बीइंग इतना ज़्यादा ग्रीडी होता जा रहा है, इस वजह से वो क्या कर रहा है, इन नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ओवर यूटिलाइज कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो हमें उस चीज़ को रोकना पड़ेगा, क्योंकि हमें ना क्या करना है, हमें हमारी लाइफ तो अच्छे से जीनी है, पर इसके साथ साथ जो फ्यूचर जनरेशन आएंगी ना वो भी तो अच्छे से रह सके, उन्हें सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके। तो ये इन बातों का ध्यान भी तो हमें ही रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे रीज़न समझने कि क्यों ये रिसोर्स डिप्लीट हो रहा है, क्यों ये रिसोर्स जो है वो ख़त्म होता जा रहा है या फिर एक्सप्लॉइट होता जा रहा है, और हमें किस तरीके से उसको कंजर्व करना है, हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले। तो मेजर रीज़न फॉर द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व, ठीक है, तो क्या क्या रीज़न होंगे। सबसे पहले है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस।
डिफॉरेस्टेशन सबको पता है कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हो गया कि पेड़ों को बहुत ज़्यादा कट करना। तो इससे क्या होगा, पेड़ कटते जाएंगे, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उस पर इफेक्ट आएगा, बैलेंस जो एक प्रकृति का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ेगा, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन को हमें कम करना है, ये एक मेन रीज़न है जिस वजह से फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सेकंड रीज़न शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, ये आपने पढ़ा भी है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे एक पीस ऑफ लैंड लिया, फार्मर्स हो गए या कोई भी, उन्होंने क्या करा, उस पीस ऑफ लैंड पे जो भी ट्रीज थे उन सारे ट्रीज के जो टॉप थे उन सबको कट कर दिया, रिमेनिंग पार्ट बचा उनको जला दिया। ठीक है, फिर जलाने के बाद जो एशेस होती है वो एश सॉइल के साथ मिक्स होती है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और उस पर्टिकुलर एरिया में एग्रीकल्चर होता है। अब क्या है, थोड़े टाइम तक वहाँ पे एग्रीकल्चर करते रहेंगे, जैसे ही उस पीस ऑफ लैंड की जो फर्टिलिटी है वो कम होगी तो फिर उसके बाद उस जगह को छोड़ के फिर दूसरे पीस ऑफ लैंड पे चले जाएंगे, वहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस करेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से क्या होता जा रहा है, जो फॉरेस्ट कवर है, जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वो सारे एरियाज कम होते जा रहे हैं। लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट। रिवर वैली प्रोजेक्ट आप जिसको डिटेल में कब पढ़ोगे, आप पढ़ने वाले हो वाटर रिसोर्स में, जैसे डैम्स वगैरह जो बन रहे हैं ना, तो इतने ज़्यादा जो डैम्स बनते जा रहे हैं इनसे भी हमारे जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो, हमने ये 3 पॉइंट पढ़े, इन तीनों पॉइंट में कीवर्ड्स क्या थे, अगर आपके क्वेश्चन आया तो डिफॉरेस्टेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और ये रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट है माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग एक्टिविटीज़ से भी क्या हो रहा है, आप माइनिंग करते जाओगे, सॉइल जो है, सॉइल आपकी लूज होती जाएगी, इरोजन होगा, तो ये माइनिंग एक्टिविटीज़ भी क्या करती है, फॉरेस्ट कवर को डिप्लीट कर रही है। माइनिंग एक्टिविटीज़ हैव ऑल्सो रिजल्टेड इन डिफॉरेस्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। तो ये एग्जाम्पल है कि वेस्ट बंगाल में मेनली ये डोलोमाइट माइनिंग की वजह से बहुत खतरा हो रहा है, मतलब इस लैंड को। तो माइनिंग हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड फॉरेस्ट फायर्स, तो ये भी एक रीज़न है, फॉरेस्ट फायर्स जो जंगलों में आग लग जाती है, तो ये एक रीज़न है, ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है, जो फॉरेस्ट कवर है वो कम होते जा रहे हैं। क्लियर, तो ये तो पॉइंट आपको समझ आया। अब हमने भाई रीज़न तो पढ़ लिया कि क्यों फॉरेस्ट कवर कम हो रहे हैं, पर हमें इन फॉरेस्ट को, क्योंकि ये हमारे ना नेचुरल रिसोर्स है बेटा, और हमें इन नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत। कंजर्वेशन, अब कंजर्वेशन का मतलब ये मत समझना कि आप यूज़ करना ही बंद कर दो, ठीक है, आप बचाने के चक्कर में क्या करो, यूज़ करना ही छोड़ दोगे, नहीं, यूज़ तो करोगे पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जुडिशियस यूज़, ठीक है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उतना ही रिसोर्स यूज़ करो जितनी आपकी नीड है, हमें वेस्टेज नहीं करना, हमें उसको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना। क्लियर, तो अब आपके क्वेश्चन आ रहा है गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि ना देखो कोई भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले जो ब्लेम जाता है वो जाता है देश की सरकार को। कंट्री में भैया गरीबी बहुत बढ़ रही है, क्यों, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, कंट्री में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, फूड सिक्योरिटी नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तो हर चीज़ में कुछ भी हो रहा है आपकी कंट्री में, सबसे पहले हम डालते हैं ब्लेम किसको, गवर्नमेंट को। इसी तरीके से एनवायरमेंटल इश्यूज होंगे तो भी तो हम गवर्नमेंट को ब्लेम डालेंगे, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए हमारी कंट्री की जो सरकार है, हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने कुछ मेजर्स लिए, कुछ स्टेप्स लिए, ठीक है, 5 स्टेप, जो जिससे कि ये जो हमारी कंट्री का जो फॉरेस्ट एरिया है, ये फॉरेस्ट एरिया कंजर्व हो सके, जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं उनको बचाया जा सके, जो एंडेंजर्ड हैं, ठीक है, जो एक्सटिंक्ट हो गई अब तो आप कुछ नहीं कर सकते, हो गई ना, वो तो अब खत्म हो गई, पर जो एंडेंजर्ड हैं, हाँ कि वो डेंजर में है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, तो ऐसी स्पीशीज़ को तो हमें बचाना है, तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट देखो यहाँ पे अपन 5 स्टेप्स करने वाले, तो फर्स्ट स्टेप क्या है,
फर्स्ट स्टेप है बेटा, ध्यान रखना, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, एक लॉ बनाया जिसका नाम था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस एक्ट में क्या किया गया, गवर्नमेंट ने लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज, मतलब एक लिस्ट बनाई कि हमें इन स्पीशीज को बचाना है, अगर आप नहीं बचाओगे तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो जैसे टाइगर हो गया, ठीक है ना, कुछ स्पीशीज हो गई जो कि प्रोटेक्टेड स्पीशीज की लिस्ट में मतलब इंक्लूड की गई कि हाँ इन स्पीशीज को तो अभी हमारी मेन प्रायोरिटी है, इनको बचाना पड़ेगा। द थर्स्ट वॉज टू प्रोटेक्टिंग ऑन द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको भी बचाना है, वो स्पीशीज भी लिस्ट में इंक्लूड की गई। बाय बैनिंग हंटिंग गिविंग लीगल प्रोटेक्शन। अब कैसे कि ये जो हंटिंग होती थी, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हंटिंग को बैन कर दिया कि अब हमारी कंट्री में लीगल ये काम हो ही नहीं सकता, अगर किसी ने भी हंटिंग करी तो वो उसने क्राइम कर दिया एक तरीके से, ठीक है ना। कुछ स्पीशीज पे क्या होता था, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें पैरट पहले सेल परचेज हुआ करते थे, अब वो नहीं होता क्योंकि उस चीज़ को भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, ठीक है ना। क्यों, ताकि इन स्पीशीज को बचा सके। लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, कि वाइल्ड लाइफ पे ट्रेड को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया। रेस्ट्रिक्ट करना मतलब मना करना, अब ट्रेडिंग नहीं हो सकती वाइल्ड लाइफ की। और ये जो हंटिंग के लिए मतलब बैन किया गया ना हंटिंग को, क्यों, ताकि जो भी स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ जो रहती है वो उनका जो हैबिटेट है, हैबिटेट को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी, क्योंकि स्पीशीज़ कब बचेगी। जैसे अपन बात करें लायन की, टाइगर की, तो ये तो वाइल्ड है ना, ये तो जंगलों में ही रहते हैं, ये हमारे घर में थोड़ी रह सकते। तो इनके लिए क्या चाहिए, इनका हैबिटेट चाहिए, तो हैबिटेट को भी तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो यानी वो फॉरेस्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसके अलावा और क्या करा गवर्नमेंट ने, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डेवलप की गई, ठीक है, नेशनल पार्क्स डेवलप किए गए ताकि स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर सके। मैनी प्रोजेक्ट्स हैव बीन स्टार्टेड फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स विच वर ग्रेवली थ्रेटन्ड। एग्जाम्पल, अब जैसे ये वाले जो एनिमल्स हो गए ये बहुत ज़्यादा मतलब खतरे में कि ख़त्म हो जाएंगे अगर इनको नहीं बचाया गया, तो प्रोजेक्ट टाइगर चलाए, वन हॉर्न राइनो, ठीक है, कश्मीर स्टैग, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स, द फिश वाटर, सॉल्ट वाटर एंड घरियाल्स, एशियाटिक लायन एक्सेट्रा। तो ये वो सारी स्पीशीज़ हैं जो क्या हैं, ये ग्रेवली थ्रेटन्ड, मतलब इन पे तो भाई बहुत खतरा है, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये अब इसके अलावा मोस्ट रिसेंटली सम एनिमल्स हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन। अब इसके अलावा क्या किया गया, गवर्नमेंट ने कुछ एनिमल्स को फुल लीगल प्रोटेक्शन दी, किसी को पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन दी, पर लीगल प्रोटेक्शन दे रखी है पूरी कंट्री में। जैसे इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, ये कुछ एनिमल्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने लीगल प्रोटेक्शन दे रखी है, ठीक है ना। अब आता है सेट, और क्या कर रही है गवर्नमेंट, सेटिंग अप ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर कंजर्विंग फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा यानी पेड़ पौधों और जानवरों को कंजर्व करने के लिए क्या किया जा रहा है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स सेटअप किए जा रहे हैं ताकि हमारे यहाँ पे मतलब हमारी कंट्री के जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उन सबको कंजर्व किया जाए, उन सबको बचाया जाए ताकि जो एक एनवायरनमेंट का बैलेंस है ना वो बैलेंस बना रहे। तो इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए हैं ताकि हमारे कंट्री के ये जो वाइल्ड लाइफ है, जो फॉरेस्ट है, इनको कंजर्व किया जा सके। कोई भी डाउट आता है बेटा बीच में, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब नेक्स्ट है सजेस्ट एनी 2 मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। अब क्या है, आपको कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्व करना है, तो क्या हमारे पास मेजर्स है। Excessive cutting down of forest trees should not be allowed by the government to conserve forest। जो डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि हमने पहला रीजन पढ़ा था ना, तो अब डिफॉरेस्टेशन को क्या कर दो, रेस्ट्रिक्ट कर दो। तो गवर्नमेंट एक्सेसिव ट्रीज जो कट हो रहे हैं उसको अगर रेस्ट्रिक्ट कर देगी तो अपने आप फॉरेस्ट बचेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, कि ट्रीज कट रहे हैं
और जो एक्सेसिव के लिए मना किया, पर जो जितने ज़रूरी होंगे उतने तो कटेंगे ना, तो उनकी जगह हमें क्या करना है, हमें ट्री ग्रो करना, मतलब हमें प्लांट ग्रो करने। तो इसमें तो बेटा गवर्नमेंट के साथ साथ जो हम लोग हैं ना, हम आम जनता जो है इस देश की, उनको भी अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। मुझे भी, आपको भी, हम जैसे जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं सबको अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारा फ्यूचर बेटर चाहिए। तो अब आप लोगों को भी ये काम करना है कि हमको क्या करना है, एक एक प्लांट हर साल आप लोगों को एक एक प्लांट तो ग्रो करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा पेपर प्रोडक्ट्स, जो भी पेपर प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स हो गए, नोटबुक्स हो गई, इन सबको क्या करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए, क्योंकि ये सब किससे बनते हैं, आपके ट्रीज से। लॉज शुड बी इम्प्लीमेंटेड, गवर्नमेंट क्या कर रही है, लॉज इम्प्लीमेंट कर रही है, मतलब लॉज बना रही है, उनको इम्प्लीमेंट कर रही है ताकि फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके। कम्युनिटीज शुड बी मेड अवेयर, कि सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि कम्युनिटीज़ को भी अवेयर रहना चाहिए। कम्युनिटी, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो इससे हम अच्छे से रह पाएंगे, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो अच्छे से रह पाएगी। तो ये आपको कम्युनिटी पर, मतलब कम्युनिटी को भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट के साथ साथ। क्लियर? तो ये सारे स्टेप्स हो गए या फिर मेजर्स जिनसे हम हमारे फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये 2024 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। अब आपके देखना बेटा, ये बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य कॉन्सेप्ट, ये दो भाई इंपॉर्टेंट। अब इन दोनों में ही ना क्या बताया गया है, देखो बीज बचाओ आंदोलन में तो है कि जो ट्रेडिशनल सीड्स है ना उनको स्टोर करके रखा जा रहा है, और इन सीड्स के थ्रू जो भी क्रॉपिंग हो रही है उन क्रॉपिंग में मेनली ऑर्गेनिक क्रॉपिंग हो, ठीक है। एग्रीकल्चर जो करे ना वो कैसे करे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ना कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और ये सब जो यूज़ होता है ना, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करें। तो इन दो मूवमेंट्स में यही बताया गया है। तो फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन तेहरी एंड नवधान्य हैव शोन दैट एडिक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, कि आप जो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो, डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब डिफरेंट टाइप्स के, तो जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रही है वो इस तरीके से हो जिसमें हम सिंथेटिक केमिकल्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ ना करें, आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वायबल। अब इससे क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, मतलब हम मोटा ये देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, हमारा सॉइल ख़राब होता है, सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य कॉन्सेप्ट, जिसमें ट्रेडिशनल सीड्स को स्टोर करके रखा जा रहा है, और इसके अलावा जो भी जो सिंथेटिक केमिकल्स वगैरह हैं इन सबको मना कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। क्लियर? अब है नेक्स्ट आपके जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसको क्या बोला जाता है शॉर्ट में JFM बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम था ना, अभी तक क्या, जैसे हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट के साथ साथ ना कॉमन पीपल को, मतलब आम जनता को भी अपना सपोर्ट देना चाहिए, ताकि हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व कर सके, जो वाइल्ड लाइफ है उनको कंजर्व कर सके। तो ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में जितने भी कॉमन पीपल हैं और गवर्नमेंट दोनों के इनिशिएटिव से काम लिया गया, ठीक है। तो मतलब कॉमन पीपल्स ने इस चीज़ की स्टार्टिंग करा, इनिशिएटिव लिया, और फिर गवर्नमेंट ने इसमें सपोर्ट किया है। तो ये जो JFM स्टार्ट हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, सबसे पहले ओडिशा में। कौन से ईयर में? 1988। क्लियर? तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। किसको इन्वॉल्व किया गया? लोकल कम्युनिटीज़ को, ठीक है, लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया गया था, ताकि जो भी फॉरेस्ट है ये सब कंजर्व हो सके। और ये स्टार्ट हुआ था ओडिशा in 1988। तो आपको ये स्टेट का नाम याद रखना।
अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द लोकल कम्युनिटीज ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स रिस्टोरेशन ऑफ सच डिग्रेडेड फॉरेस्ट। मतलब ये जो भी फॉरेस्ट जिनको हम डिग्रेडेड फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, डिग्रेडेड से मतलब है कि फॉरेस्ट जैसे पहले था अब नहीं रहा क्योंकि उनको ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया गया है। तो जो भी कम्युनिटीज़ है, जो लोकल कम्युनिटीज़ है, लोकल पीपल हैं, वो अपनी मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दे और इनको कंजर्व करें। आई बात समझ में? तो इसमें मतलब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में क्योंकि जॉइंट वर्ड आ रहा है ना, तो यानी गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज़ दोनों ही मिलकर फॉरेस्ट को कंजर्व करेगी। जितना भी डिग्रेडेशन हुआ है, जो हो गया सो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब जो पहले की बात थी वो तो चली गई, पर अब हमें क्या करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कंजर्वेशन करनी है और लोकल कम्युनिटीज़ को भी अवेयर रहना है। तो ये मेनली आपके जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में बताया गया है। ठीक है, तो अपना JFM हो गया। अब JFM इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है, उसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, इसमें किस किस का इनिशिएटिव था ये भी याद रखना है, फर्स्ट स्टेट कौन सी थी ये याद रखना। क्लियर? अब अपने आया जैसे यहाँ पे क्वेश्चन प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्यों बनाया गया? क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा कि टाइगर जो है ये टाइगर एंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो गवर्नमेंट ने देखा भाई ये तो बहुत ही खतरनाक बात हो गई, अगर ऐसे इसी तरीके से स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जाएंगी, मतलब एंडेंजर्ड यानी बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, और ऐसे इसी तरीके से मतलब स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती रहेंगी तो जो नेचुरल जो बैलेंस है वो बैलेंस बिगड़ेगा, इसका इफेक्ट सब पर आएगा। तो हमें क्या करना है, इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ना कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए पर्टिकुलर स्पीशीज से रिलेटेड। तो आपके लिए आपकी बुक में प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बता रखा, ठीक है ना। अब क्या क्या है इस प्रोजेक्ट टाइगर में? प्रोजेक्ट टाइगर जो कैंपेन था ये कब लॉन्च किया गया था? 1973। इनिशियली इट हैड शोन एन इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन टिल 1989 के प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो फिर मतलब रिजल्ट जब देखा गया तो क्या रहा कि भाई 1989 आते आते इनकी जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हुई, पर क्या रहा, बट इन 1993 टाइगर पॉपुलेशन ड्रॉप्ड। पर फिर से टाइगर पॉपुलेशन ड्रॉप हो रही है, मतलब इनको हंट किया जा रहा है, क्योंकि एनिमल स्किन वगैरह बहुत ज़्यादा अगर हम देखें कमर्शियली यूज़ की जाती है, तो ये पॉपुलेशन ड्रॉप हो रही है। अब गवर्नमेंट क्या हो गई, अब बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई कि नहीं अब तो कुछ करना ही पड़ेगा ताकि इनकी जो मतलब ये जो स्पीशीज़ है उसको बचाया जा सके, और इस स्पीशीज़ को रहने के लिए जगह चाहिए फॉरेस्ट। तो मतलब अब क्या किया जाएगा कि वो जो फॉरेस्ट होंगे ना, उन फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। तो देयर आर 27 टाइगर रिजर्व्स। तो कितने रिजर्व बनाए गए? 27 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, कवरिंग एरिया ऑफ 37,761 स्क्वायर किलोमीटर। कि इतने एरिया के जो जंगल है ना उसको भी रिजर्व कर दिया। अब स्पीशीज तो हो रही है प्रोटेक्ट, और साथ साथ में जो हमारे कंट्री का जो फॉरेस्टेड एरिया है वो भी प्रोटेक्ट हो रहा है। क्लियर? Tiger conservation has been viewed not only as an effort to save the endangered species but with equal importance as a means of preserving biotype of sizable magnitude। मतलब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट टाइगर ये शो कर रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एफर्ट इसीलिए किए जा रहे हैं कि एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्शन दे, पर उसके साथ साथ उन्हें रहने के लिए जो जगह चाहिए ना, उनका जो हैबिटेट है उस हैबिटेट को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रही है। तो अब ये देखो आप, कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। इससे आपके लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आए, मतलब इस 2025 का जो बोर्ड एग्जाम था ना उसमें आपसे 1 मार्क का MCQ क्वेश्चन था। कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, कहाँ पर है आपका? उत्तराखंड हो गया। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, ये आपको याद रखना है, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, ठीक है। बंधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व असम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व केरला आर सम ऑफ द रिजर्व्स इन इंडिया।
तो ये कुछ रिजर्व्स हैं और ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो ये अपना वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड भी हो गया। अब आपके आते हैं भाई शॉर्ट नोट ऑन रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या होता है, आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं। इसमें शॉर्ट नोट या फिर आपसे कभी ना पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, ऐसा हो सकता है आपसे ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है। रिजर्व फॉरेस्ट दीज आर द फॉरेस्ट, मतलब ये वो फॉरेस्ट हैं जहाँ पे वेयर ऑल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ग्रेजिंग, हंटिंग आर प्रोहिबिटेड। क्या बोला गया है कि ऑल एक्टिविटीज, मतलब जो भी जंगलों में होती है जिसमें कि ग्रेजिंग को भी इंक्लूड किया है, हंटिंग को भी इंक्लूड किया है, ये सब चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं। प्रोहिबिटेड मतलब करनी ही नहीं है, ठीक है ना, अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मतलब जब तक कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं लोगे ना, तब तक आप यहाँ पे ग्रेजिंग, हंटिंग जैसी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। मतलब परमिशन लेकर कर सकते हो, पर विदाउट परमिशन इस तरीके की कोई एक्टिविटीज कौन से रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं हो सकती। They are given the highest degree of protection and are managed to conserve biodiversity and resources। तो क्या हो गया इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, मतलब दे आर गिवन द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। देखो कितनी प्रोटेक्शन दी जा रही है। जब आपने किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी सब कुछ प्रोहिबिट कर दिया, सब बैन कर दिया, अब वहाँ पे ना कोई हंटिंग हो रही है, ना कोई ग्रेजिंग हो रही है, ना किसी तरीके का कोई शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो रहा है, ना कोई वहाँ पे पेड़ काटने जा रहा है, जब कुछ होगा ही नहीं तो वो प्रोटेक्ट रहेंगे। तो इसीलिए रिजर्व्ड फॉरेस्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो रिजर्व फॉरेस्ट में क्या है, किसी भी तरीके की कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जब तक कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ले लेते तब तक आपको कुछ भी अलाउ नहीं। अब आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो क्या है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट? These forests have a degree of protection, but some activities like grazing and timber collection may be allowed under specific rules and regulation। अब इसमें भी प्रोहिबिशन है, पर फिर भी कुछ एक्टिविटीज़ जैसे ग्रेजिंग हो गया, टिम्बर कलेक्शन हो गया, ठीक है ना, जो भी जैसे ट्राइब्स वगैरह, वो सपोज करो कि चूल्हा जला के अपना खाना बना रहे हैं, तो उनको जो भी वुड वगैरह कलेक्ट करनी है तो वो ऐसा काम कर सकते हैं। तो मतलब कुछ चीज़ें, कुछ एक्टिविटीज़ इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में अलाउ है अंडर द स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए ना, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या हो गया कि आप बस दिन भर में 2 घंटे के लिए फॉरेस्ट में जा सकते हो और वहाँ से फायरवुड कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे 8 to 10 का टाइम है, उसके बाद नहीं जा सकते, ठीक है, उससे पहले नहीं जा सकते, उसी फिक्स टाइम पीरियड में जा सकते हो। इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशन के अंडर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे ग्रेजिंग, टिम्बर कलेक्शन, ये सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या है बेटा, अलाउ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज दीज फॉरेस्ट टू प्रिवेंट फर्दर डिग्रेडेशन एंड इंश्योर सस्टेनेबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो क्यों करा ये सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने? ताकि ये जो डिग्रेड हो रहे हैं फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट की क्वालिटी ख़राब हो रही है, फॉरेस्ट हमारे कम होते जा रहे हैं, जो यहाँ पे स्पीशीज़ हैं वो स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही है, तो उन सब को प्रोटेक्शन देने के लिए और हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए ये इस तरीके के काम किए गए। क्लियर? रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हो तो बता देना, ठीक है, हम फिर से उसको डिस्कस कर लेंगे। पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से पढ़ने हैं, क्वेश्चन आंसर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं तो आपको ये बोलूँगी कि हमारे बुक के जितने भी टॉपिक हैं उससे मतलब हर टॉपिक से क्वेश्चन बना दिए गए। तो आप सिर्फ इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बोल सकते, मतलब हमारा पूरा ओवरऑल इसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कोई सा भी ऐसा पार्ट नहीं है जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हो कि नहीं ये आपको नहीं पढ़ना। हमने सारे क्वेश्चन ले लिए क्योंकि एग्ज़ाम में हमें नहीं पता क्या आने वाला है और हमें गैस करना भी नहीं है। हम तो सारा पढ़ के जाएंगे ना, क्योंकि जब गैस करते हैं
किस्मत अच्छी रही तो उसमें से आ गया, पर नहीं हुआ ऐसा, कुछ और आ गया तो क्या करोगे? हमें तो हमारा एक नंबर भी नहीं कटवाना, तो हम तो सब कुछ पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सभी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। क्लियर? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पढ़ा और रिजर्व फॉरेस्ट पढ़ा। अब थर्ड कैटेगरी है अपनी अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, इसमें क्या है? दीज आर फॉरेस्ट that have not been officially classified as either reserve or protected। मतलब ऐसे फॉरेस्ट आप समझ लो कि जो ना तो रिजर्व हैं ना प्रोटेक्टेड है, उनके अलावा जो बचे हुए फॉरेस्ट है ना, यानी एक रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी, उसके अलावा जो बचे कुछ है वो सब अनक्लास्ड में आ गए। ठीक है, मतलब हम ना तो कोई भी कैटेगरी गिवन नहीं कर रहे, ना तो आप उनको रिजर्व फॉरेस्ट बोल रहे हो ना प्रोटेक्टेड बोल रहे हो। दे इंक्लूड गवर्नमेंट ओन्ड फॉरेस्ट। इसमें क्या क्या आ जाता है? गवर्नमेंट ओन्ड फॉरेस्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट एंड इवन प्राइवेट लैंड्स विद फॉरेस्ट कवर। प्राइवेट लैंड में क्या हो गया? जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, उसके पास बहुत बड़ी ज़मीन है, उसने अपना फार्म हाउस बना लिया, पूरा बढ़िया एकदम घने जंगलों की तरह, खूब बड़े बड़े पेड़ लग रहे, तो वो उस प्राइवेट इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी हो गई। तो वो सारी इस तरीके के जो भी एरियाज हैं वो सब अनक्लास्ड फॉरेस्ट में इंक्लूड होंगे। ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्ट हो गए, यानी जो लोकल कम्युनिटी और गवर्नमेंट दोनों के होते हैं, तो इस तरीके की जो भी लैंड एरियाज है वो भी अनक्लास्ड में आ जाएंगे। These are often found in areas with tribal population and are managed by the local communities। तो जैसे जहाँ पे ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे ऐसे फॉरेस्ट मिलेंगे, और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वही उनको क्या करती है? मैनेज करती। क्लियर? तो ये हो गया आपके अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, बहुत ही छोटा सा उसमें डिफरेंस है, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, ये अपन ने कवर किया, और इसी के साथ हमारे जो भी आपके मतलब क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन हमने करे। अब देखो क्या है, कुछ आपके जो कॉलम है बुक में वे उससे रिलेटेड आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको अपनी बुक में से वो भी लर्न करना है। लर्न करना मतलब रीड तो करना ही है एटलीस्ट एक बार। ठीक है ना, तो ये हमारा फॉरेस्ट से रिलेटेड चैप्टर हुआ। अब हम करेंगे वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में भी जो आपके क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम अभी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्लियर? तो हमने अब देखो बेटा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट भी कंप्लीट कर लिया, इसके साथ साथ हमने फॉरेस्ट वाला भी कर लिया। अब आप इसको एक बार खुद से पढ़ोगे, समझोगे, और आपको क्वेश्चन आंसर मतलब प्रेजेंट करना भी आ गया, क्योंकि हमने थ्योरी के बेसिस पे भी पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे भी पढ़ा है। अब इनको लर्न करके आपको क्या करना है? रिटर्न में अब आपको प्रैक्टिस करनी। क्लियर? तो इससे आपका जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। लर्निंग के साथ साथ लिखना बहुत ज़रूरी है। आप जो लिख रहे हो मतलब आपने अपने बुक के वर्ड्स यूज़ किए हैं, की वर्ड्स यूज़ करे हैं, तो ये हमें कैसे आता है? जब हम अच्छे से, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाए, हमने अच्छे से लर्न कर लिया और हमने उसको प्रैक्टिस भी कर लिया, तभी हम एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी। अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वाटर से रिलेटेड हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। वाटर रिसोर्सेज क्या है, वाटर कितना इम्पॉर्टेंट है अपने लिए, अपनी लाइफ वाटर पे डिपेंड है। अगर पानी नहीं होगा तो क्या आप एक दिन भी जिंदा रह सकते हो? क्या रह सकते हो? नहीं रह सकते, कोई भी नहीं रह सकता। तो हमारे लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए वाटर कितना इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता है कि वाटर अपने अर्थ पे वैसे तो खूब पानी ही पानी है, ठीक है, 97% वाटर ही वाटर, इतना सारा पानी अपना, ठीक है ना, अपनी अर्थ पे इतना पानी है, पर फिर भी हम देखें क्या वो सारा पानी हमारे यूजेबल होता है? क्या नहीं, बहुत ही लिटिल अमाउंट है जो फ्रेश वाटर है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इतना कम पानी, और पानी इतना ज़रूरी है कि हमारी लाइफ पानी पे डिपेंड करती है, हमारा फूड पानी पे डिपेंड करता है, हमारी इंडस्ट्रीज़ पानी पे डिपेंड करती है। तो इन सब के लिए तो हमें वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा, वाटर को बचाना पड़ेगा। मतलब इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें पढ़नी है
कि वाटर की कमी क्या होती है, ठीक है, पानी की कमी, वाटर स्केर्सिटी क्या होती है, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। पुराने ज़माने में भी वाटर कंजर्व हो रहा था, तो आप देखोगे 11th सेंचुरी उस टाइम पीरियड पे भी वाटर कंजर्व होता था। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ वाटर स्केर्सिटी, कि वाटर स्केर्सिटी क्या है और वाटर स्केर्सिटी के रीजंस क्या है। तो वाटर स्केर्सिटी मतलब शॉर्टेज ऑफ वाटर, सिंपल, पानी की कमी, शॉर्टेज ऑफ वाटर ही वाटर स्केर्सिटी है। और हम मेनली इस वर्ड को किससे जोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं लो रेनफॉल और ड्रॉट प्रोन एरियाज से। मतलब जहाँ पे बारिश कम आती है मतलब वहाँ पे सूखा पड़ता है, तो हम वाटर स्केर्सिटी वहाँ से एसोसिएट करते हैं। क्योंकि जहाँ बारिश नहीं आ रही, जहाँ सूखा पड़ रहा है, तो मतलब वहाँ पे क्या है, पानी की कमी है। क्या क्या रीज़न है क्यों वाटर स्कैर्सिटी हो रही है। सबसे पहला, जैसे लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है हमारी कंट्री में। आप देखो कि पहले हम लोग सेकंड नंबर पे आते थे, पर अब तो भाई इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई हमारी। तो अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों को पानी की भी ज़रूरत बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वाटर स्कैर्सिटी अराइज होगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जैसे मोर वाटर रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक यूज एंड ऑल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड। ये पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना फूड भी प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। फूड प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो मतलब है क्या करोगे, पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा। डोमेस्टिक यूज़ के लिए इतना वाटर चाहिए तो वाटर स्कैर्सिटी अराइज होगी। एग्रीकल्चरल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर है तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपना फूड प्रोडक्शन बहुत बढ़ा रहे हो। जहाँ पे ड्राई एरियाज़ हैं वहाँ पे भी हमने फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। इरिगेशन बहुत ज़्यादा चाहिए तो हम कहाँ से पानी ला रहे हैं, यानी हम जैसे ग्राउंड वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, तो पानी की कमी होती जा रही है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है लैंड का, ग्राउंड वाटर का, इरिगेशन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि सिर्फ मानसून सीजन में ही एग्रीकल्चर हो रहा है, पर अब तो मल्टीपल क्रॉपिंग होने लगी, ठीक है ना। जो ड्राई एरियाज है वहाँ पे क्रॉपिंग होने लगी। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से। तो हम हमारे वाटर को क्या करते जा रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, क्योंकि लोग इतने बढ़ गए, लोगों की फूड डिमांड्स हमें सेटिस्फाई कर ली, ठीक है। हमें कमर्शियली प्रोड्यूस करना है ताकि हम मार्केट में सेल कर सके प्रोड्यूस को। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हम क्या करते जा रहे हैं, हमारे वाटर रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है देयर इज ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर विद ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, मतलब अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, मतलब लोगों का जो है शहर बहुत, मतलब शहरीकरण। अर्बनाइजेशन मतलब जैसे क्या हो गया कि इंडस्ट्री सेटअप हुई, इंडस्ट्री सेटअप होगी तो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट करेंगे, ठीक है। लोग माइग्रेट करेंगे काम के लिए, अब काम करके रहेंगे भी तो वहीं, फिर वहीं पे वो रहने लग गए, उन्होंने अपने घर बना लिए। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ता गया कि अब शहर बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो लोग अर्बनाइज्ड हो रहे हैं, तो मतलब वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है वो सब प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होंगी तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा है। लोग रहेंगे, घर बनेंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनेंगी, अपार्टमेंट्स बनेंगे, वहाँ पे इतना जो वाटर डोमेस्टिक यूज़ है वो सब बढ़ेगा, तो जिससे क्या होगा, आपका वाटर स्कैर्सिटी अराइज होगी। अब है द क्वालिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखनी है कि एक तो वाटर स्कैर्सिटी के भी दो एस्पेक्ट है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में तो वही है कि भाई आप देख रहे हो कि पानी कम हो रहा है, ठीक है। क्वालिटेटिव में है कि आपको दिखेगा तो सही कि पानी तो बहुत है, पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मतलब हम वो वाटर यूज़ नहीं कर सकते, हमारा वो वाटर कंज्यूम करने लायक नहीं है, इतना पोल्यूटेड हो गया, तो वो क्वालिटेटिव सही नहीं है वाटर। तो यहाँ पे जो वाटर इज डिटेरियोरेटिंग की बात की गई है, मतलब वाटर डिटेरियोरेट हो रहा है क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब होती जा रही है पोल्यूशन की वजह से, ठीक है ना। गेटिंग पोल्यूटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट,
केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में आप इतना केमिकल फर्टिलाइजर्स बढ़ाते जा रहे हो, पेस्टिसाइड्स बढ़ाते जा रहे हो, जिससे कि ये सारी चीज़ें जो होती है ये बह के रिवर्स में फ्लो करती है, या फिर ग्राउंड वाटर में जाती जाती है, सॉइल इनको अब्जॉर्ब करती है, या फिर इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है उनको पानी में मिलाते जाते हैं। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, वाटर पल्यूटेड होता जा रहा है। एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर बाय इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ कर रही है। ऑल्सो रिक्वायर वाटर टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर टू रन देम, और यहाँ तक कि क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज यानी जो शहर हैं, यहाँ पे हम पानी को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ एंड कॉलोनीज़, जैसे आपने देखा होगा जो कॉलोनीज इस्टेब्लिश होती हैं वहाँ पे वो अपना वाटर सिस्टम खुद ही डेवलप कर लेते हैं, जैसे वाटर पंपिंग डिवाइसेस जो होते हैं, ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस, वो खुद सेटअप कर लेते, पानी निकालते रहते हैं, जिससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है ना, वो ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है, वाटर टेबल रिड्यूस होती जा रही है। तो इन सब रीजंस की वजह से क्या हो रहा है बेटा, पानी की कमी हो रही है। अब पानी कम होता जाएगा तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी, लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो कैसे हम जिएंगे, तो इसीलिए हम लोगों को वाटर को भी कंजर्व करना है। अब यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन का मीनिंग ये नहीं है कि मम्मी ने बोला कि नहा ले बेटा तो आपने नहाया ही नहीं, कि मैं तो पानी बचा रहा हूँ या बचा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, हमें वाटर यूज़ करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है, ठीक है ना। तो आपको वाटर कंजर्व करना है, कंजर्व करने से मतलब है कि हम उतना ही यूज़ करेंगे जितना हमारे ज़रूरी है। अब आपके आता है वाटर द मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। पोल्यूशन मतलब वाटर पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज हो सकते, डोमेस्टिक वेस्ट अभी हमने पढ़ा, अर्बन एरियाज बढ़ेंगे, घरों में सीवरेज वाटर जो है उसको रिवर्स के साथ मिलाओगे तो क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट विदाउट एनी ट्रीटमेंट, जैसे पहले आपने 7th क्लास में आप एक चैप्टर आता था वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, मतलब जो भी इंडस्ट्रियल वाटर है या फिर सीवरेज वाटर है उसको रिवर्स में मिलाने से पहले ट्रीट किया जाता था, सारे हार्मफुल टॉक्सिन्स वगैरह उनको अलग किया जाता था, फिर उनको उस पानी को मिलाते थे रिवर में। तो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो पानी क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। केमिकल एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, केमिकल एफ्लुएंट्स इंडस्ट्रीज के जो भी केमिकल एफ्लुएंट्स है वो वाटर में मिला रहे हो आप। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी फर्टिलाइजर्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें अगर पानी में मिलेंगी तो पानी पॉल्यूट होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर पॉल्यूशन होगा। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे रिलीजियस रिचुअल्स हो गए, इमर्जिंग ऑफ आइडल्स हो गए, ये तो देखो कॉमन, इतनी कॉमन चीज़ें कि आपने भी देखी होगी और आप भी करते होंगे। रिलीजियस रिचुअल्स, आपने जैसे अपने घर में पूजा हुई, हमने भगवान को माला वगैरह चढ़ाई, वो चीज़ें, वो कचरा हम जाके क्या कर देते, रिवर में डाल देते, ठीक है। और आप जैसे अपने भगवान के लिए कपड़े वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हम पानी में मिला देते हैं। पॉलीथीन की वजह से अगरबत्ती वगैरह उसका पूरा पैकेट हमने रिवर में मिला दिया, तो इन सब चीज़ों से पल्यूशन होता है। और इसके अलावा इमर्जिंग ऑफ आइडल्स, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अभी गणेश जी का फेस्टिवल आने वाला है, ठीक है, सब लोगों को पता है, आप लोग अपने घर में गणेश जी रखते भी होंगे, तो आपने देखा होगा, चलो हम तो घर में छोटी छोटी आइडल्स रख रहे हैं, वैसे इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ सबको कलरफुल हैं और इतनी सुंदर सुंदर जो दिख रही हैं, तो उन सबको जब रिवर में, सीज में, ओशंस में, पूरे ऑल ओवर इंडिया जब इन सब में मतलब इन वाटर बॉडीज में मिलाते थे तो सोचो कितना पॉल्यूशन होगा। क्लियर। तो हमें इन चीज़ों को रोकना है। इसमें अपना जो जनरल, जो कॉमन ह्यूमन बीइंग है, हम लोग कॉमन सिटीजन्स है, हमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन देना है। मतलब हमें लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, पर जाने अनजाने हम भी हमारे इस वाटर रिसोर्स को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान देना है, और आपको भी ध्यान देना है, ठीक है ना। सबको बात समझ आ रही है। तो आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। अब ये भाई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स क्या है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स पुराने जमाने से जब हम वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो कंजर्वेशन कोई एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत टाइम पहले, बहुत सेंचुरीज पहले से चला आ रहा है। तो राजा महाराजा जो हुआ करते थे हमारे पुराने टाइम के, ये लोग वाटर कंजर्व करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनवाते थे।
जैसे आपने देखा होगा कोई बहुत एंशियंट मंदिर में जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा एक वाटर बॉडी, जिसको नॉर्मली लेमैन लैंग्वेज में बावड़ी बोला जाता है, ठीक है, कि मंदिरों में बावड़ियाँ होती हैं। तो वहाँ पे क्यों? क्योंकि वो बहुत पहले बनी है। क्यों बनती थी? वाटर को स्टोर करने के लिए। जैसे रेन वाटर है तो रेन वाटर को वहाँ पे स्टोर कर लिया जाता था, फिर जो भी यूज़ है, जैसे धुलाई करनी है, कुछ भी है, तो उस वाटर को यूज़ कर लेते थे। तो इस तरीके से मतलब जैसे बावड़ी मैंने बताया, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते थे, जिससे क्या होता था, पानी को स्टोर किया जाता था। तो आप देखोगे डैम्स बिल्ट ऑफ स्टोन, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में इन्होंने डैम्स बनवाए थे। अब डैम्स को आप ऐसे मत समझना जैसे हमारे यहाँ पे जो है सरदार सरोवर, कोटा डैम, मतलब जो कोटा बैराज हो गया, ऐसे बड़े बड़े डैम नहीं लेंगे हम, इतनी बड़ी साइज़ के डैम नहीं बनते थे उस टाइम पीरियड में। पर डैम्स हो गए और भी अदर वाटर बॉडीज जो थे, इरिगेशन सिस्टम वगैरह, राजा महाराजाओं के टाइम पे बनाए जाते थे। अब आप देखोगे रिजर्वॉयर्स और लेक लाइक द भोपाल लेक। भोपाल लेक 11वीं सेंचुरी कब बना है? 11वीं सेंचुरी में। हम अभी रह रहे हैं 21st सेंचुरी में, और 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स, इतने टाइम पहले बन रहा था। तो ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है ना। तो इतने टाइम पहले भी वाटर को स्टोर किया जाता था, कंजर्व किया जाता था। एम्बैंकमेंट्स हो गए एंड कैनल्स फॉर इरिगेशन, कैनल्स बनाई जाती थी, मतलब ये वाटर बॉडीज है, ये कंस्ट्रक्ट करवाई जाती थी। सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव बीन फाउंड इन, अब ये हमारे कलिंग हो गया, कोल्हापुर, नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा, इतने मतलब इन जगहों पे भी वाटर स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। मैनी टैंक्स वर बिल्ट टू स्टोर इन वाटर, एग्जाम्पल हौज खास इन दिल्ली, ठीक है, हौज खास इन दिल्ली, ये नाम आपको याद रखना है। तो ये क्यों बनाया गया था? 14वीं सेंचुरी में बनाया गया था ताकि सिरी फोर्ट तक, मतलब इस एरिया तक पानी पहुंचाया जा सके। क्लियर? तो ये एंशियंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, पानी को कंजर्व करने के लिए इतने सालों पहले भी एफर्ट्स किए जाते। अब आपके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ डैम? डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके ना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके। मतलब बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं, 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। वैसे 5 मार्क का क्वेश्चन जनरली इस चैप्टर में से नहीं आता। क्यों? इसका एक रीज़न है, क्योंकि इसमें से ना मैप भी आता ही आता है, ठीक है, अभी तक तो आ ही रहा है, पर फिर भी अगर एग्जामिनर का मूड चेंज हो जाए तो आ भी सकता है, पर जनरली 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं बनता इस चैप्टर में, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है ना आपके। तो डैम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब डैम होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डैम? तो डैम एक बैरियर है। क्या है डैम? बैरियर। बैरियर यानी रुकावट। किसकी रुकावट? फ्लोइंग वाटर को बहने से रोक दिया जाता है, उसे डैम बोलते हैं। और क्या बना दिए जाते हैं? रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर क्या होता है? जैसे जहाँ पे पानी को इकट्ठा करते हैं ना, उसे रिजर्वॉयर बोलते हैं, ठीक है। रिजर्वॉयर बोल लो, लेक बोल लो, या इम्पाउंडमेंट। तो अ डैम इज द रिजर्वॉयर एंड नॉट द होल स्ट्रक्चर। तो डैम क्या है? वो रिजर्वॉयर, वो जो रिजर्वॉयर बना वो डैम है, ना कि हम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को डैम बोलेंगे। अब जहाँ से आपने देखा होगा कि डैम का वाटर बहुत स्पीड से निकलता है, वो पानी बहता है बहुत स्पीड से, तो वो जहाँ से बह रहा है उसको क्या बोला जाता है? स्पिलवे बोला जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, हु फर्स्ट मेड दिस स्टेटमेंट, और जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, एनालाइज द स्टेटमेंट। कि हमारी कंट्री के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला था कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि ये जो मॉडर्न इंडिया बनेगा उसके लिए डैम्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डैम्स की वजह से डेवलपमेंट हुआ। तो यही हमें एक्सप्लेन करना है, और इसमें हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों समझेंगे। जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम दैट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, तो जवाहरलाल नेहरू ने किसको बोला? द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। किसको बोला है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को। क्यों? बिकॉज दे वर थॉट ऑफ एज द व्हीकल दैट वुड लीड द नेशन टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। इनका मानना था कि ये जो डैम्स है ना, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा, हमारी कंट्री ग्रोथ करेगी, प्रोग्रेस करेगी, इसलिए इनको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला गया।
He believed that these projects with their integrated water resource management approach would integrate development of agriculture and the village economy with rapid industrialization. मतलब इन्होंने देखो किस किस चीज़ों को जोड़ दिया, इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, ये मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट से देखो एग्रीकल्चर डेवलप होगा, विलेजेस की इकोनॉमी डेवलप होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अर्बन इकोनॉमी ग्रोथ होगी, तो इससे हमारी ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो सिंपली हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मतलब कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट को इन प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ा जाता है, इसीलिए डैम्स को उन्होंने टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि ये जो डैम बन रहे हैं, इन डैम को बनाने का ना क्या फ़ायदा है। और देखो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सिक्के में भी दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से हर चीज़ के कुछ नुकसान होते हैं और कुछ फ़ायदे होते हैं। तो ऐसे ही ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड। एडवांटेजेस, अब एडवांटेजेस क्या क्या होंगे? दे ब्रिंग वाटर टू दोज एरिया विच सफ़र फ्रॉम वाटर स्केर्सिटी। अब देखो क्या होगा, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के थ्रू कि हम उन एरिया तक भी पानी पहुंचा सकते हैं जहां पे वाटर स्कैर्सिटी, ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। तो जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पे पानी की कमी है, पानी की कमी की वजह से एग्रीकल्चर प्रॉपर नहीं हो रहा, तो उन एरियाज तक भी वाटर पहुँचाया जा सकता है, ठीक है, पानी पहुँचाया जा सकता है। तो ये कितनी अच्छी एडवांटेज है। पहले जहाँ पे पानी नहीं होता था तो फिर वो पूरा ज़मीन खाली पड़ी रहती थी, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा था, पर अब वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी है, इस वजह से प्रॉपर एग्रीकल्चर कर सकते। सेकेंड, दीज प्रोजेक्ट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडस्ट्रीज, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बिजली बनती है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इनकी वजह से मतलब इन डैम्स की वजह से, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जो कि इंडस्ट्रीज़ में काम आ रही है, हमारे घरों में काम आ रही है। तो पहले आप देखते थे ना, जैसे बहुत देर तक, घंटों घंटों तक लाइट नहीं आती थी, तो अब जब इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा तो सब जगह लाइट आएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सब जगह प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो ये हमें फ़ायदा है। दे हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स बाय रेगुलेटिंग द वाटर फ्लो। अब क्या है, आपने डैम्स बनाए, आपने वाटर को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, रिजर्वॉयर है ना, तो इससे क्या होगा, जैसे बारिश ज़्यादा आ रही है, रिवर का जो एक लिमिट है उससे ज़्यादा पानी आ गया, तो वो कहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा, उन रिजर्वॉयर में इकट्ठा होता जाएगा। तो इससे क्या कर सकते हो, आप फ्लड्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फ्लड कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि पानी अब स्टोर करने की एक जगह मिल गई, ठीक है, तो इससे फ्लड कंट्रोल हो जाएगी। तो हमारे अब जब फ्लड कंट्रोल होगी तो सोचो कितना सारा नुकसान है जो वो बच जाएगा। फ्लड आती है तो कितनी सारी चीज़ें होती है, अभी तो देखो सीज़न चल रहा है, इतनी फ्लड इस साल तो भाई बहुत ही पानी आया, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, तो इसकी वजह से फ्लड्स, बहुत सारे एरियाज़ में फ्लड्स आ रही हैं, तो कितना नुकसान होता है, ठीक है, इंसानों की जान जाती है, वो तो एक अलग बात है। इसके अलावा उनके घर वगैरह सब चीज़ें टूटती जाती है, तो इतना जान माल का इतना नुकसान होता है इन फ्लड्स की वजह से, तो ये सब चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। दीज प्रोजेक्ट्स कैन बी यूज फॉर रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग हो गया। अब वो जो रिजर्वॉयर है वहाँ पे फिश ब्रीडिंग कर सकते हैं, एज अ नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट आपको जो कुछ गुड्स वगैरह ले जाने होते हैं तो आप वाटरवेज के थ्रू ले जा सकते हो। रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, आप पानी के आसपास मतलब कुछ इस तरीके का टूरिज़्म एक्टिविटीज़ डेवलप कर सकते हो। तो ये सारे फ़ायदे हैं जिससे कि गवर्नमेंट को क्या रहेगा, इनकम अराइज होगी। तो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, दे हैव फेल्ड टू अचीव द पर्पस फॉर विच दे वर बिल्ट। अब क्या होता है कि जिन पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम वो पर्पस उनसे फुलफिल नहीं होते, बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। इन मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की वजह से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। अब उसमें क्या है, जैसे फर्स्ट, द डैम दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स, कि जो डैम हमने बनाए थे ताकि हम फ्लड को कंट्रोल करें, कभी कभी ये ही बल्कि और ज़्यादा फ्लड के चांसेस क्रिएट कर देती। ट्रिगर्ड फ्लड्स क्यों, क्योंकि देखो ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वॉयर। अब रिजर्वॉयर जो था ना, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है,
तो आपको भी पता है जब रिवर्स से पानी फ्लो करता है तो अपने साथ सेडिमेंट लेकर आता है। अब वो सारे सेडिमेंट्स इन रिजर्वॉयर में इकट्ठे होते जाते हैं। अब वो रिजर्वॉयर जो है, अब उसमें क्या मिट्टी जमा होती जाएगी तो पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, वो अगर सेडिमेंटेशन मतलब जो सेडिमेंट से टाइम टू टाइम क्लीन नहीं होंगे तो पानी स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो तो कम हो जाएगी। अब जब उसकी कम हो जाएगी स्टोरेज कैपेसिटी तो क्या है, फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा रहे। तो एक्सेसिव सेडिमेंटेशन की वजह से क्या रहता है कि वो फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द बिग डैम्स हैव मोस्टली बीन अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल, कि जब बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, अब रेनफॉल को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये तो नेचुरल, तो बहुत ज़्यादा जब बारिश आती है उस टाइम पे ये डैम्स भी उतने वाटर को स्टोर नहीं कर पाते और क्या करना पड़ता है, वो जो स्पिल वेज है उनको खोलने पड़ते हैं और वो जो पानी जब एक स्पीड से जाता है, मूव करता है, मतलब फ्लड का जो एक सिनेरियो वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है, फ्लड आ जाती है, बाढ़ें आने लगती है। तो एक्सेसिव रेनफॉल मतलब मौसम पे, मतलब बारिश जब बहुत ज़्यादा आ रही है तो ऐसे टाइम पे ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कुछ नहीं कर पाते और फ्लड आती है। दीज फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। अब इन फ्लड्स से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन भी होता है। सॉइल इरोजन तो होता ही होता है, इसके साथ साथ लॉस ऑफ लाइफ। जब फ्लड आएगी तो लोग, मतलब कौन बचेगा, पेड़ पौधे हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, लॉस ऑफ लाइफ होता है, प्रॉपर्टी। सेडिमेंटेशन डिप्राइव द फ्लड प्लेन्स ऑफ सिल्ट। अब देखो क्या होता है कि ये जो डैम्स है ना, डैम्स में क्या हुआ, वो रिवर मतलब जो पानी बह के आ रहा था और उसके जितने भी सेडिमेंट्स है ना वो सब उस रिजर्वॉयर में इकट्ठे हो गए। अब जब आगे पानी भी छोड़ेंगे तो पानी तो जाएगा, उसके जो साथ के जो सेडिमेंट थे वो नहीं जा पा रहे। अब उनसे क्या है कि आगे वाली जो ज़मीन जहाँ पे वो पानी फ्लो करके जाएगा, पहले क्या है, एक नेचुरल रिवर का फ्लो रहता था तो वो सेडिमेंट सब जगह जाते थे और इन सेडिमेंट से क्या होता है, फर्टाइल होती है सॉइल। पर अब वो क्या हो गया, अब वो सेडिमेंट्स आगे मूव ही नहीं कर पा रहे, वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए। इससे क्या हो गया, सेडिमेंटेशन डिप्राइव द फ्लड प्लेन्स ऑफ सिल्ट, अ नेचुरल फर्टिलाइजर। तो अब वो फर्टिलिटी नहीं बन पा रही सॉइल में क्योंकि वो सेडिमेंट्स वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट दिस प्रोजेक्ट इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े डैम्स होते हैं, उनकी वजह से अर्थक्वेक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फ्लड्स कॉज वाटरबॉर्न, और ये जो फ्लड्स होती है, फ्लड से वाटरबॉर्न डिजीजेज है। दीज रिवर वैली प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड। तो जब डैम्स बनाए जाते हैं तो उन जगहों से, मतलब जहाँ पे वो स्पिलवे होगा, पूरा डैम्स होगा, तो वहाँ पे जो भी लोग रहते थे उनको हटाना पड़ता है। तो लोगों की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, अपनी लाइवलीहुड छोड़नी पड़ती है, कहीं और जाके सेटल होना पड़ता है। इसी तरीके से फॉरेस्ट वगैरह, ट्रीज, वो सारी चीज़ें सबमर्ज हो जाती है। अब वहाँ पे इस तरीके का कोई मतलब कोई लाइफ नहीं रहती, ये नुकसान है। इसके अलावा अपन और देखें और क्या नुकसान है, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स का जो प्रोसेस स्पॉनिंग होता है वो इनकी मतलब इन प्रोसेसेस की वजह से या इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की वजह से भी हैम्पर होता है, इफेक्ट होता है। तो उनका जो एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ इम्पैक्ट होती है। तो और सोशल हम देखें तो सोशल इम्पैक्ट आता है इनकी वजह से। अब सोशल इम्पैक्ट कैसे आता है बेटा, कि जैसे देखो जहाँ पे वाटर अवेलेबल हो रहा है वहाँ पे तो एग्रीकल्चर हो जाएगा, ठीक है। इन प्रोजेक्ट्स की वजह से केनाल्स के थ्रू आपने जिन जिन एग्रीकल्चरल एरियाज में पूरे साल पानी पहुँचाया वहाँ तो एग्रीकल्चर होगा। पर कुछ ऐसे एरियाज है, रिमोट एरियाज हो गए जहाँ पे इस तरीके से पानी नहीं जा रहा, वो आज भी मानसून पर डिपेंड है खेती करने के लिए। तो क्या होगा, वो लोग डेवलप नहीं होंगे। जहाँ पे पूरे साल पानी आ रहा है उन्होंने खेती कर करके खूब पैसे कमा लिए, और एक तरफ जब जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा वहाँ खेती नहीं हुई, वहाँ के फार्मर अभी भी गरीब के गरीब हो गए। तो एक जो सोशल गैप है, सोशल गैप बढ़ गया, अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। तो एक हमारी कंट्री में जो सोशल गैप है, सोशल इम्पैक्ट है, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इतने सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के। क्लियर? तो आप लोगों को समझ आया ये सारा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, जिसमें आपके व्हाट डू यू मीन बाय डैम एंड व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब इसको अलग अलग नाम से पूछा जा सकता है, एडवांटेजेस बोल लो, मेरिट्स बोल लो, ठीक है, या बेनिफिट्स बोल लो, और इसके नुकसान डीमेरिट्स हो गए, डीमेरिट्स हो गई,
और भी आप इस तरीके से साइड इफेक्ट्स हो गए, तो अलग अलग वर्ड्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हमारे लिए है वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। अब कुछ अब ये भी ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से पानी को कंजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक समझ आ रहा है सबको? कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अब यहाँ पे हमें वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बेटा गुल्स एंड कुल्स। तो गुल्स एंड कुल्स कहाँ पे, मतलब इस तरीके से पानी स्टोर किया जाता है हिली एंड माउंटेनियस एरियाज में। कहाँ पे होता है? हिली और माउंटेनियस एरिया, यानी जो माउंटेन वाले रीजन्स हैं वहाँ पे। तो क्या कर दिया जाता है, जैसे मान लो ये पहाड़ है, ठीक है ना, तो उसका जो टॉप होता है वहाँ पे मतलब गड्ढा सा बना दिया जाता है, फिर यहाँ पे बारिश पड़ेगी, पानी इकट्ठा होगा और फिर उसको पाइप्स के थ्रू एग्रीकल्चरल एरियाज में, मतलब नीचे की तरफ जहाँ जहाँ पे पानी चाहिए वहाँ कनेक्ट कर देते हैं। तो इन गुल्स और कुल्स के थ्रू क्या होता जाता है, वाटर कंजर्व किया जाता है, वाटर स्टोर किया जाता है, और जब भी ज़रूरत होती है तो वो पानी यूज़ हो जाता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो नाम से समझ आ रही है कि छतों पे पानी इकट्ठा करना। ठीक है, बारिश आई, छत पे पानी इकट्ठा हो गया, फिर एक पाइप कनेक्टेड है, वहाँ से वो उस पाइप के थ्रू पानी जो होगा नीचे जाएगा, नीचे आपने टैंक्स वगैरह रखे हुए हैं और वो सारा पानी उन टैंक्स में इकट्ठा हो जाएगा। तो आप रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो। तो मेनली ये कहाँ पे होती है? राजस्थान में। इनंडेशन चैनल्स बनाए जाते हैं फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स कहाँ पे? फ्लड प्लेन्स कौन से एरिया? जैसे वेस्ट बंगाल में। तो इनंडेशन चैनल्स में जैसे मान लो ये क्या होता है, आपका एक वाटर वे है, ठीक है, नदी इस एक रास्ते पे बह रही है, पर जब मान लो बारिश का सीजन है, पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, एक उसकी जो एक लिमिट है ना, यहाँ तक तो पानी इकट्ठा रहेगा, पर पानी बहुत ज़्यादा होगा तो वो पानी क्या करेगा, इधर की तरफ बाहर निकलेगा। ठीक है ना, बाहर निकलेगा। अब जब बाहर पानी निकलेगा तो वो वाटर तो वेस्ट होगा, क्योंकि वो कहाँ जाएगा, फिर वो इधर उधर सब खराब हो जाएगा। तो क्या कर दिया जाता है, इस साइड पे कुछ चैनल्स बना दिए जाते हैं कि जब पानी उसके रास्ते में, मतलब जब वहाँ से एक लेवल बढ़ जाए वाटर का, तो इन इनंडेशन चैनल्स में उस वाटर को स्टोर कर लिया जाता है और फिर एग्रीकल्चरल फील्ड्स पर यूज़ कर लिया जाता है। तो ये इनंडेशन चैनल्स हैं। देन खादिन्स एंड जोहाज, ये राजस्थान एरिया में, ठीक है, सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में होते हैं एग्रीकल्चर करने के पर्पस से। अब यहाँ पे रेन फेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो कि पानी को क्या करे, स्टोर करे, और फिर जब भी एग्रीकल्चर में चाहिए या फिर किसी भी तरीके से पानी की ज़रूरत पड़ती है तो पानी यूज़ कर लिया जाता है। खादिन्स हो गए, जोहाद हो गए, ये सिंपली क्या है, वाटर स्टोरेज, मतलब वाटर स्टोर करने के लिए एक तरीके से स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है टंकास। टंकास जो है, टंकास कहाँ पे, ये भी जैसे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं ना हम, बारिश का पानी छत पे गिरा, फिर उसके बाद पाइप से कनेक्ट करके आप नीचे अपने घर के नीचे क्या करते, बड़े बड़े टैंक्स स्टोर करते, टैंक्स रखते, और उन टैंक्स में इन पानी को, मतलब इस पानी को स्टोर किया जाता है जब भी ज़रूरत पड़ती है, और आपके जैसे वॉशिंग पर्पस हो गए, ठीक है, और भी आप कोई भी काम कर रहे हो घर का, उन सब के लिए पानी, इस पानी को यूज़ कर लिया जाता है। टंकास वर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस और द कोर्टयार्ड। They were connected to the sloping roof of the houses through a pipe. Rain falling on the rooftop would travel down the pipe and was stored in these underground tankas. कि उन पाइप के थ्रू छत पे पानी, मतलब छत पे पानी गिरता है, फिर वो पाइप के थ्रू इन टंकास में क्या होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। तो ये सारे मेजर्स हैं जिनसे हम क्या कर रहे हैं, हमारे वाटर को स्टोर कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे जैसी ज़रूरत है। अब जैसे जहाँ पे राजस्थान में पानी की कमी है तो हम ये इस तरीके से वाटर को स्टोर करके रखते हैं ताकि हमारी जो ज़रूरतें वो ज़रूरत क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो ये सब अपन ने पढ़ा, ये सारा हमारा चैप्टर का पार्ट था, इम्पोर्टेंट पार्ट था। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए वो ये है कि हमारे 2 टॉपिक ऐड हुए हैं इस साल, ठीक है ना, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हो बेटा,
ये आपके आने के चांसेस हैं इस बार। अब वो कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या पता इससे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन जाए या शॉर्ट नोट बन जाए या एमसीक्यू ही बन जाए, ठीक है। पर ये क्योंकि इसी साल ऐड हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन, प्राइम मिनिस्टर। कृषि सिंचाई योजना, कृषि क्या होती है, खेती, सिंचाई क्या होती है, एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे मतलब इस योजना में क्या बना है, मतलब क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई है कि लोगों को, मतलब फार्मर को, एग्रीकल्चर जब वो कर रहा है तो उसको इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, जहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी है वहाँ पे भी पानी मिले, और पानी मिले। और इसके साथ साथ कि देखो, एक होता है कि वाटर अवेलेबिलिटी खूब है तो हम क्या करते हैं, पानी वेस्ट करते हैं, और जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आती है। तो जितना आपको ज़रूरत है उतनी यूज़ करना है, और जहाँ पे नहीं है वहाँ तक हमें अवेलेबल करवाना है वाटर। तो इस कृषि सिंचाई योजना में ये जो स्टार्ट हुई थी, विच एंश्योर एक्सेस टू सम मीन्स टू प्रोटेक्टिव इरिगेशन फॉर ऑल एग्रीकल्चरल फार्म इन द कंट्री। इस योजना में ये डिसाइड किया गया कि जितने भी एग्रीकल्चरल फार्म है, जितने भी हमारी कंट्री में खेत हैं, सब जगह पे पानी प्रोवाइड करवाया जाएगा, सब जगह वाटर अवेलेबल करवाया जाएगा, ताकि दस ब्रिंगिंग मच डिजायर्ड रूरल प्रोस्पेरिटी, ताकि हर एक फार्मर का डेवलपमेंट हो, हर फार्मर ग्रोथ कर सके, उसकी जो लाइफ है वो बेटर हो सके, प्रॉस्परस हो सके। Some of the broad objective of this program are to enhance the physical access of water on the farm. अब देखो क्या ऑब्जेक्टिव बनाया है इस पॉलिसी का, फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन द फार्म एंड एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर अश्योर्ड इरिगेशन, हर खेत को पानी। मतलब इस पॉलिसी का ये ऑब्जेक्टिव है कि हर फार्मर को, मतलब हर एक फार्म लैंड तक वाटर एक्सेस हो सके, एक्सेस हो मतलब वहाँ तक पानी पहुंचाया जा सके, ठीक है, और जहां जितनी जरूरत है उतना वाटर अवेलेबल हो। इम्प्रूव ऑन फार्म, और देखो इसके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, हर खेत को पानी, ठीक है, हर खेत को पानी, मतलब इंडिया में जितने भी फार्म लैंड है सब जगह पानी प्रोवाइड करवाया जाए। इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी, और जो वाटर एफिशिएंसी है ना उसको भी इम्प्रूव किया जाए। एफिशिएंसी किस सेंस में कि अवेलेबिलिटी, मतलब पूरे साल अवेलेबल हो, ठीक है, जिसको जितना पानी चाहिए उतना पानी सबको मिलता रहे, हमेशा मिलता रहे, पूरे साल मिलता रहे। आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हो तो भी आपको वाटर अवेलेबिलिटी रहे। और इसके साथ साथ सेविंग टेक्निक्स को भी ध्यान में रखा गया है, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कि आपको एक एक बूंद को संभाल के रखना है, एक एक बूंद को बचा के रखना है। तो आपको यानी पर ड्रॉप की, जब ड्रॉपलेट्स की बात हो रही है, इसका मतलब वाटर को कंजर्व भी करना है। एंड इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। तो सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस मतलब वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें भी बताई गई हैं। तो इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पे आपको ये पूरा नोट तैयार करना है। ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सैम्पल पेपर में भी आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर? तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब इसी तरीके से एक और आपके लिए नई चीज़ ऐड हुई है, अटल भूजल योजना। ठीक है, क्या नाम है? अटल भूजल योजना। अब ये अटल आप देख रहे हो ना, अटल, ये ना हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी, आपने नाम भी सुना होगा। तो उन्हीं के नाम पे ये योजना बनाई गई है, अटल भूजल योजना। भूजल क्या होता है? भूजल यानी ज़मीन का, यानी जो ग्राउंड वाटर है उसको बोलते हैं भूजल। तो इस बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन, अब देखो ये कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंटेड हुई है। 8220 वाटर स्ट्रेस्ड ग्राम पंचायत, ठीक है, 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स और 80 डिस्ट्रिक्ट्स। और कहाँ की? ये सारे एरियाज कहाँ के? 7 स्टेट्स। कौन कौन से 7 स्टेट्स? बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है। 7 स्टेट्स याद रखनी है, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो इन 7 स्टेट्स के आप देखो तो 8220 वाटर ग्राम पंचायत हो गए, 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हो गए, 80 डिस्ट्रिक्ट। इन 7 स्टेट्स की इतनी जगहों पे इस अटल भूजल योजना को बनाया गया। ठीक है, द सेलेक्टेड स्टेट अकाउंट फॉर अबाउट 37% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वाटर स्ट्रेस ओवर एक्सप्लॉइटेड। अब इन स्टेट्स को क्यों लिया?
क्योंकि यहाँ पे पानी जो है वो ओवर एक्सप्लॉइट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ पे पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ अटल जल इज टू ब्रिंग इन बिहेवियरल, और इसको कैसे, क्या पॉलिसी यूज़ की गई है कि क्या करेंगे हम, बिहेवियरल चेंज लेकर आएंगे कम्युनिटी का। मतलब जैसे यहाँ के जो लोग हैं, जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं वाटर को, मतलब वो ढोल रहे हैं तो ढोले जा रहे हैं पानी, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि पानी वेस्ट हो रहा है या, तो इन सब चीज़ों का मतलब जो लोगों का जो बिहेवियर है, बिहेवियर जो एटीट्यूड है वाटर से रिलेटेड, उसको कंजर्व करने से रिलेटेड नहीं है, वो वेस्ट कर रहे हैं, तो उस बिहेवियर को चेंज करना है। फ्रॉम द प्रिवेलिंग एटीट्यूड ऑफ कंजम्पशन टू कंजर्वेशन एंड स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, कि लोगों का ठीक है, आप कंजम्पशन टू कंजर्वेशन, आप कंजम्पशन तो कर रहे हो पर आप सिर्फ कंजम्पशन ही कर रहे हो, उसको बचा नहीं रहे, बिल्कुल भी कंजर्व नहीं कर रहे। तो इस चीज़ को हमें चेंज करना है। अब हर एक ह्यूमन बींग, हर एक सिटीजन के मन में, उसके माइंड में ये बात रहे कि उसको क्या करना है, पानी को कंजर्व भी करना है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा। तो ये अटल भूजल योजना, ये भी आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक है जो ऐड हुआ है। तो ये दोनों ही टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके इस साल के लिए, जो आपके एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि इसी साल ये टॉपिक ऐड हुए। क्लियर? तो इनका आपको ध्यान रखना है। और यहीं पे हमारा ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। ये सारे क्वेश्चंस बेटा आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। ये आपके, हमने यहाँ पे अब कोई सा भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो क्वेश्चन आंसर से मतलब छोड़ा हो, कि हम यहाँ पे सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, रिटर्न में प्रैक्टिस, बार बार मैं एक ही बात आप लोगों को बोलूँगी कि बेटा रिटर्न में प्रैक्टिस ज़रूर करो। आप इनको याद कर लो पर उसके बाद लिखो, ठीक है? टाइम के साथ, टाइम का ध्यान रखते हुए इनको आप रिटर्न प्रैक्टिस करो, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी जो परफॉर्मेंस एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, और आप फाइनली अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। सो थैंक यू। और अब हम मिलेंगे हमारे एक न्यू चैप्टर के साथ। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो नेशनलिज्म इन इंडिया का होने वाला है, तो इनको तैयार करो और उस चैप्टर के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में।